Good morning, everyone. My name is Harshita. I am an intern at Intelify. Today, we are going to talk about the topic Visit to a Forest, which is the topic of chapter 17 Forests are Lifeline. So, let's begin. Forest. सो बेसिकली फॉरेस्ट जो है वो हमने मीन्स हम सभी ने देखे हैं। जैसे जब भी हम ट्रेवल करते हैं या कहीं पर भी तो जो रोड के लेफ्ट और राइट में हमको जो बहुत सारे प्लांट्स और जो बहुत सारा एक एरिया प्लांट से ट्री से कवर्ड दिखता है, जो ग्रीनिश पार्ट दिखता है, दैट इज कॉल्ड फॉरेस्ट। सो फॉरेस्ट क्या है? फॉरेस्ट इज अ सिस्टम comprising various plants, animals and microorganisms. So तरह तरह के प्लांट्स, जानवर, एनिमल्स और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से जो सिस्टम कंप्राइज है, जो सिस्टम बना हुआ है, दैट इज कॉल्ड फॉरेस्ट। आगे देखते हैं। सो फॉरेस्ट के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं, थोड़ा समझते हैं। एक जो ट्री होता है, जो ट्री स्टेम के ऊपर का जो पार्ट होता है, लीव्स और ब्रांचेस से जो बना हुआ पार्ट रहता है, स्टेम के ऊपर वाले पार्ट को हम बोलते हैं क्राउन। जो ऊपर का पार्ट है स्टेम के, दैट इज कॉल्ड द क्राउन ऑफ द ट्री, जो ग्रीनिश पार्ट है हमारा। सो और जो नीचे छोटी छोटी घास लगी होती है, छोटे छोटे और भी पेड़ लगे होते हैं, बहुत यूजफुल होते हैं, कुछ जड़ी बूटियां होती हैं, वो छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, दैट आर कॉल्ड हर्ब्स। और कुछ बेल्स वगैरह भी होती हैं, कुछ बेलें होती हैं जो कि पेड़ पे चढ़ जाती हैं और मतलब बढ़ती जाती हैं एक पेड़ से दूसरे पेड़, और ऐसे ऐसे वो बढ़ती जाती हैं, ऊपर चढ़ जाती हैं पेड़ के। सो देखते हैं। In a forest, trees form uppermost layer followed by shrubs. जो shrubs होती हैं वो ना बेसिकली झाड़ियाँ होती हैं, छोटे छोटे पेड़ होते हैं। जो सबसे uppermost layer होती है, जो ग्रीन वाला पार्ट होता है, जो uppermost layer होती है फॉरेस्ट की, वो कैसे बनती है? वो ट्रीज के ट्रीज से बनती है, फॉलोड बाय श्रब्स, और जो बेल वगैरह चढ़ जाती है उनसे बनती है। एंड द हर्ब्स फॉर्म द लोएस्ट लेयर ऑफ वेजिटेशन। और जो हर्ब्स होती हैं, जो छोटे पेड़ या ग्रास मैंने बताया, वो नीचे की लेयर, वेजिटेशन की नीचे की लेयर को बनाती हैं। सो फॉरेस्ट की जो अपर मोस्ट लेयर वो ट्रीज और श्रब से बनती है, और नीचे की जो लेयर होती है वो हर्ब से बनती है। देन different layers of vegetations provide food and shelter for animals, birds and insects. So जो different layer हैं vegetations की, मीन्स जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है उस पे क्या लगेगा? फ्रूट्स वगैरह लगेंगे पेड़ पर। नीचे की पार्ट में क्या? ग्रास वगैरह है। ठीक है। सो जो सबसे ऊपर का पार्ट है वहाँ पर चिड़िया वगैरह रहते हैं, कुछ मंकी भी रहते हैं ऊपर के पार्ट में पेड़ों के। और नीचे क्या होता है? नीचे कुछ सूखी पत्तियां या कुछ भी एनिमल्स वगैरह मर जाते हैं तो वो नीचे गिर के ना पत्तियां वगैरह सड़ जाती हैं, एनिमल्स भी सड़ जाते हैं, या कोई जानवर भी उस एनिमल को खा लेता है, तो फिर भी कुछ बचा कुचा रहता है जो कि ज़मीन में रहता है और वो सड़ जाता है। जो छोटे छोटे इंसेक्ट्स और छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, वो उस सड़े हुए मटेरियल को खाते हैं, वो उस रोटन चीज़ को खाते हैं, रोटन एनिमल जो है उसको खाते हैं। तो इधर पे इंसेक्ट्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का खाना ये बन गए, ऊपर फ्रूट्स वगैरह से मिल गया दूसरे एनिमल्स को या चिड़ियाओं को खाना। चिड़िया छोटे छोटे इंसेक्ट्स को भी खाती हैं, और एक एनिमल दूसरे एनिमल को भी हंट करके खाना खाता है, अपना पेट भरता है। बेसिकली जो डिफरेंट लेयर है वेजिटेशन की, वो एनिमल्स को फूड और शेल्टर प्रोवाइड करती हैं, जैसे कि बर्ड्स और इंसेक्ट्स को। सो आगे देखते हैं। द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ फॉरेस्ट आर इंडिपेंडेंट ऑन वन अनदर। जो अलग अलग कंपोनेंट हैं फॉरेस्ट के, एनिमल्स, प्लांट्स एंड एनीथिंग जो भी फॉरेस्ट में है, बर्ड्स, चिड़िया, जानवर,
पेड़ पौधे, फ्रूट्स वगैरह जो भी हैं, एनिमल्स हैं, वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। कैसे डिपेंडेंट है वो एक दूसरे पे? जैसे कि अब जैसे कि हमने देखा कि एक अ, हम देखते हैं जैसे कि कोई इंसेक्ट है, छोटा इंसेक्ट है वो, और एक फ्रॉग है, अ, मेंढक है। तो उस छोटे इंसेक्ट को मेंढक खा लेगा, मेंढक का पेट भर जाएगा। देन उस मेंढक को सांप खा लेता है, तो सांप का पेट भर जाता है। फिर उस सांप को ईगल खा लेता है, सो ईगल का पेट भर जाता है। सो दे आर मेकिंग अ चेन, अ फूड चेन, दे आर इंडिपेंडेंट ऑन वन अनदर। देन द फॉरेस्ट कीप ऑन ग्रोइंग एंड रीजनरेट, फॉरेस्ट जो है वो बढ़ता जाता है और रीजनरेट होता जाता है, मतलब खुद से ही उगता जाता है, रीजनरेट होता जाता है वो। इन द फॉरेस्ट देयर इज इंटरेक्शन बिटवीन सॉइल, वाटर, एयर एंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स। सो सॉइल से, सॉइल का इंटरेक्शन नहीं होगा तो पेड़ पौधे कैसे उगेंगे? सॉइल पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वगैरह, पानी है, पानी से तो पेड़ पौधे उग रहे हैं, और लिविंग ऑर्गेनिजम्स का जैसे फूड चेन से इंटरेक्शन है, बता ही दिया। सो फॉरेस्ट में सॉइल, वाटर, एयर और सबका इंटरेक्शन है। सो फॉरेस्ट प्रोटेक्ट सॉइल इरोजन, जो फॉरेस्ट होते हैं, जंगल होते हैं, वो सॉइल को इरोड होने से बचाते हैं। दे प्रिवेंट सॉइल इरोजन। सॉइल हेल्प्स फॉरेस्ट टू ग्रो, सॉइल जो होती है फॉरेस्ट को बढ़ने में, मतलब पेड़ों को बढ़ने में और रिजनरेट होने में हेल्प करती है। आगे देखते हैं। ह्यूमस, जैसा कि मैंने बताया, कोई भी जो ड्राई लीव्स गिर जाती हैं नीचे सॉइल पर, और या कोई भी एनिमल है वो ग्राउंड पे मर जाता है, और जो ट्विंग्स, ड्राई लीव्स वगैरह जो भी हैं जो ग्राउंड पर पड़ी हुई हैं, सो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो छोटे जीव जंतु होते हैं, दे कन्वर्ट द डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स इनटू अ डार्क कलर सब्सटेंस। एक डार्क कलर के सब्सटेंस में ये ड्राई प्लांट्स और लीव्स और एनिमल्स को कन्वर्ट कर देते हैं एक डार्क सब्सटेंस में, दैट इज कॉल्ड ह्यूमस। ह्यूमस जो है, दैट इज अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है ये सॉइल को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती है, जिससे कि पेड़ों को न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। जो ये जो ह्यूमस है, इसमें ये जो सॉइल को न्यूट्रिएंट कैसे प्रोवाइड करेगी? जो रूट्स है, ह्यूमस में बहुत सारा न्यूट्रिएंट है, जो रूट्स हैं प्लांट्स की, वो एब्जॉर्ब कर लेती हैं इस न्यूट्रिएंट्स को, और प्लांट जो है वो हेल्दी होता जाता है, ग्रो करता जाता है। Presence of humus ensures that nutrients of plants and animals are released into the soil. जो पत्तियां मर गई हैं, जानवर मर गए हैं, वो भी न्यूट्रिएंट सॉइल को देकर ही जा रहे हैं। ह्यूमस का जो प्रेजेंस है वो न्यूट्रिएंट्स को इंश्योर कर देता है कि वो सॉइल में चले गए। यहाँ पे देख सकते हैं, दैट इज कॉल्ड ह्यूमस, जो पिक्चर दिख रही है हमको। आगे देखते हैं। Second one is decomposers, the microorganisms which convert the dead plants and animals into a dark color substance are called decomposers. जो microorganisms humus बनाते हैं उसको हम decomposers बोलते हैं, उन जीव जंतु को हम decomposers बोलते हैं। Decomposers helps in maintaining the supply of nutrients to the growing plants in the forest. Therefore द फॉरेस्ट इज अ डायनामिक लिविंग एंटिटी, हर चीज यहाँ पे जीवित है, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर रही है, एक दूसरे से इंटरलिंक है, एक दूसरे की हेल्प कर रही है जिंदा रहने में, फुल ऑफ लाइफ एंड वाइटलिटी, हर चीज में जान है फॉरेस्ट में। और ये पूरी जो है वो लिविंग एंटिटी है। कुछ वॉर्म्स होते हैं डिकम्पोजर्स में, कुछ ये ऐसे नीचे हमको मशरूम्स वगैरह देखने को मिलते हैं, इंसेक्ट्स भी होते हैं, और कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो कि ह्यूमस को बनाते हैं। ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, इनको ही हम बोलते हैं डिकम्पोजर्स। आगे देखते हैं। एक यहाँ पे सेंटेंस दिया हुआ है, फॉरेस्ट सर्व एज ग्रीन लंग्स। इसको समझने की कोशिश करते हैं।
जो ट्रीज होते हैं वो इंटेक करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड एंड दे रिलीज ऑक्सीजन इन द environment and we take oxygen and release carbon dioxide. So basically plants absorbs carbon dioxide. प्लांट्स जो हैं कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं और हमको जो इम्पोर्टेंट गैस है ऑक्सीजन दे प्रोवाइडिंग अस ऑक्सीजन. सो ट्रीज टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज ऑक्सीजन थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. दैट्स व्हाई दे कॉल्ड ग्रीन लंग्स. लंग्स हमारे भी हैं जिनसे हम सांस लेते हैं. सो दे प्रोवाइडिंग अस एस ग्रीन लंग्स. वो जो ग्रीन हैं वो तो ऑक्सीजन हमको दे रहे हैं. दैट इज वाई दे सर्व एज ग्रीन लंग्स. आगे देखते हैं. सो इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट देख लेते हैं. वैसे तो हमारे घर में जितनी भी खाने पीने या जो भी बहुत सी मैक्सिमम चीज़ें हैं वो सारी हमको फॉरेस्ट से ही मिलती हैं. एंड द फर्नीचर भी सी जो कि वुड से बना होता है, वुड भी फॉरेस्ट से ही आती है. वुड फर्नीचर सोफा एंड एवरीथिंग डेकोरेटिव थिंग्स, कुछ वुडन टॉयज वगैरह सब कुछ ये से वुड से बनते हैं, टिम्बर से बनते हैं. एंड टिम्बर कहाँ से? हमको ट्रीज से, फॉरेस्ट से मिलती है. सो फर्स्ट देखते हैं फॉरेस्ट प्रोवाइडर्स विद ऑक्सीजन. हमको ऑक्सीजन देते हैं. सेकेंडली दे प्रोटेक्ट सॉइल, सॉइल इरोजन से बचाते हैं. एंड हैबिटेट प्रोवाइड करते हैं नंबर ऑफ एनिमल्स को, मतलब फूड और शेल्टर देते हैं उनको. तीसरा, फॉरेस्ट हेल्प इन ब्रिंगिंग गुड रेनफॉल इन नेबरिंग एरियाज. फॉरेस्ट से जो है गुड रेनफॉल आती है. कैसे? पहला, फॉरेस्ट जो है, फॉरेस्ट एक्ट्स एज नेचुरल एब्जॉर्बर ऑफ रेन वाटर एंड अलाउस इट टू सीप. अंदर जाने में मदद करता है, एब्जॉर्ब होने में. एंड हेल्प्स टू मेंटेन वाटर टेबल थ्रू आउट द ईयर. Secondly, forests not only help in controlling flood but also help to maintain the flow of water in the streams. So, यह पानी को देख लिया यहाँ पे. और आगे देखते हैं. They are source of medicinal plants, timber and many other useful products. जड़ी बूटियों का सोर्स है बहुत सारी, टिम्बर मिलती है जिससे फर्नीचर बनता है और बहुत से यूजफुल प्रोडक्ट्स हमको फॉरेस्ट से मिलते हैं. देन फॉरेस्ट आर लाइफलाइन फॉर फॉरेस्ट ड्वेलिंग कम्युनिटीज. कुछ कम्युनिटीज ऐसी होती हैं जैसे कि ट्राइबल्स वगैरह, द लिव इन फॉरेस्ट. सो फॉरेस्ट प्रोवाइड शेल्टर फॉर them as well as प्रोवाइड्स लाइफलाइन फॉर देम. क्योंकि वो फॉरेस्ट पर डिपेंडेंट है अपने फूड के लिए, हर चीज़ के लिए. ठीक है. और जो वाटर स्ट्रीम्स है फॉरेस्ट के पास उनसे उनको पानी मिलता है. देन लास्ट देखते हैं. लास्ट नहीं कह सकते, एटलीस्ट बोल सकते हैं हम इसको. ऐसे तो फॉरेस्ट के बहुत से इंपॉर्टेंस हैं. देन फॉरेस्ट हेल्प टू मेंटेन वाटर टेबल थ्रू आउट द ईयर. पानी उसमें एब्जॉर्ब हो जाता है फॉरेस्ट में, तो वाटर टेबल तक साफ पानी, फ्रेश पानी पहुंच जाता है. तो वाटर टेबल को मेंटेन करते हैं फॉरेस्ट थ्रू आउट द ईयर. एंड फॉरेस्ट इन्फ्लुएंस क्लाइमेट. क्लाइमेट को कैसे इन्फ्लुएंस कर रहे हैं भाई? रेनफॉल ला रहे हैं तो वैसे ही क्लाइमेट सही रहेगा और मीन्स प्लेजेंट रहेगा क्लाइमेट. वाटर साइकिल, जब वाटर टेबल सही रहेगी तो वाटर साइकिल को भी ये मतलब वाटर टेबल को मेंटेन कर रहा है तो वाटर साइकिल को भी इन्फ्लुएंस कर रहा है. एंड एयर क्वालिटी, जब ऑक्सीजन दे रहा है बेसिकली, सो एयर प्योरीफाई हो ही रही है, प्योरीफाई ही कर रहे हैं एयर को. सो एयर की क्वालिटी को भी एनहांस कर रहे हैं. आगे देखते हैं. सो नीड टू प्रिजर्व फॉरेस्ट. नीड क्या है? वैसे तो हम पूरा ही फॉरेस्ट पर डिपेंडेंट हैं. सो फॉरेस्ट को प्रिजर्व करना ही नीड, हमारी नीड ही है वो, उसको प्रिजर्व करना. सो वैसे तो पूरे डिपेंडेंट है, फिर भी हम देखते हैं. फॉर इफ फॉरेस्ट डिसअपियर द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर विल इंक्रीज रिजल्टिंग इन इंक्रीज द अर्थ्स टेम्परेचर. अगर फॉरेस्ट डिसअपियर होंगे तो वो CO2 को एब्जॉर्ब नहीं करेंगे. जब ट्रीज ही नहीं रहेंगे तो CO2 एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगी. देन CO2 का लेवल बढ़ जाएगा अर्थ पर, एनवायरनमेंट में CO2 का लेवल बढ़ जाएगा और अर्थ का टेम्परेचर इससे इंक्रीज होगा. सेकेंडली, जो ट्रीज नहीं रहेंगे, ट्रीज की एब्सेंस में हैबिटेट, शेल्टर और फूड नहीं मिल पाएगा एनिमल्स को. सो वो रोड पर आ जाएंगे और हम लोग को परेशान करेंगे. और
अगर तब भी ऐसा नहीं हुआ, अगर उनको खाना ही नहीं मिलेगा वहाँ पर, फॉरेस्ट में शेल्टर ही नहीं मिलेगा, तो वो भी डिसअपेयर हो जाएंगे, वो भी मर जाएंगे। आगे देखते हैं। थर्ड, जो सॉइल है, ट्रीज जो होते हैं, ट्रीज की जो रूट होती हैं, उस जहाँ वो जो सॉइल होती है, रूट्स जिसमें ट्रीज की रूट्स होती हैं, सो जो सॉइल होती है वो वाटर को होल्ड करके रखती है। लेकिन इन द एब्सेंस ऑफ ट्रीज द सॉइल विल नॉट होल्ड वाटर विच विल कॉज फ्लड्स। ठीक है। एंड देन आगे देखते हैं, डिफोरेस्टेशन विल एंडेंजर आवर लाइफ एंड एनवायरनमेंट। जो अगर हम डिफोरेस्टेशन करेंगे, फॉरेस्ट कम होंगे, सो हम खुद का ही डेंजर खुद ही क्रिएट कर रहे हैं, हमारी लाइफ और एनवायरनमेंट का। एनवायरनमेंट पॉल्यूशन में जाएगा, और अगर एनवायरनमेंट पॉल्यूशन में जाएगा तो हम भी, हमारी लाइफ भी डेंजर में ही है। सो देखते हैं स्टेप्स टू प्रिवेंट फॉरेस्ट। हम प्रिवेंट कर सकते हैं फॉरेस्ट को कैसे? प्लांटिंग मोर एंड मोर ट्रीज। मोर एंड मोर ट्रीज प्लांट करने से भी कुछ नहीं होगा, हमको बेसिकली उनकी केयर भी करनी पड़ेगी। देन एफॉरेस्टेशन इंक्रीज करना है, कुछ गवर्नमेंट के रूल्स को फॉलो करना है, और कुछ मेडिसिनल प्लांट्स हैं, तुलसी, नीम एंड अदर प्लांट्स। इन ये सब जो हैं वो ज़्यादा एयर को प्योरीफाई करते हैं, तो इन सारे प्लांट्स को ज़्यादा हम उगाएं और उनकी केयर करें। और मीन्स अगर हम प्लांट कर रहे हैं, बेसिकली एक मंथ में हम एटलीस्ट 2 प्लांट हमको प्लांट करने चाहिए, और उनकी केयर करनी चाहिए जब तक कि वो ट्री ना बन जाए। So guys, thank you. I hope you have learned something of importance today. And if you have any doubts or queries, you are free to visit www.intellify.in, wherein there are forums जहाँ पर आप इंस्ट्रक्टर से कांटेक्ट कर सकते, जहाँ पर आप इंस्ट्रक्टर से बात कर सकते हैं, and they will clear any further doubts regarding this topic.